हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के अंतर्गत पिछली क्लास में जितना हुआ था उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पिछली क्लास में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में संशोधन किस प्रकार किया जाता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में चर्चा पर चर्चा किया था। आज की क्लास में जो हम समझने वाले हैं वह है प्रमुख अभी तक भारतीय संविधान में किए गए संशोधन। यहां से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि कब कब कौन कौन से संविधान संशोधन किए गए और उससे क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं और भविष्य में भी पूछे जाते रहेंगे। इन सब चीजों को आज की क्लास में हम आपको समझाने वाले हैं। तो आइए सीधे हम क्लास की ओर चलते हैं। तो सीधे क्लास की ओर चलते हैं। तो हमने आपको एक अनुच्छेद बताया था, तनिक आपको रिवाइज करवा दें तो 368 हमने कहा था जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 है, इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया का यानी दो तरीके से उल्लेख किया गया है। एक में हमने कहा था कि विशेष बहुमत से, एक में हमने क्या कहा था, विशेष बहुमत से संविधान में संशोधन होता है, और दूसरे में हमने कहा था विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, और साथ में हमने कहा था प्लस कम से कम, कम से कम, कम से कम आधे राज्यों का, कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन, अनुसमर्थन। ये बातें हमने आपको बताई थी। जब हम विशेष बहुमत आपको समझा रहे थे, बता रहे थे, तो हमने ये भी आपको समझाया था कि विशेष बहुमत का मतलब होता है उपस्थित एवं मतदान का 2/3 बहुमत, उपस्थित एवं मतदान का 2/3 बहुमत, और प्लस प्रत्येक सदन के, प्रत्येक सदन के कुल सदस्य संख्या का, कुल कुल सदस्य संख्या, संख्या का, कुल सदस्य संख्या का 50% +1। ये दो बातें बताई थी। इसमें कौन कौन से विशेष बहुमत से संविधान संशोधन किया गया है उसको भी हमने काफी डिटेल में समझा हुआ था। तो हमने कहा था कि ये 368 के अंतर्गत जो संविधान संशोधन होता है, ये पावर भारत की संसद को है। और संसद में हमने तीन चीजें आपको बताई थी, एक उच्च सदन जिसे राज्यसभा कहा जाता है, ये फिर लोकसभा, और तीसरा प्रेसिडेंट। तो इसमें जो विशेष बहुमत 2/3 का मतलब क्या है कि सबसे पहले जो संविधान संशोधन 368 के अंतर्गत होता है, तो हमने कहा था इसे लोकसभा या राज्यसभा पहले किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। मान लेते हैं कि राज्यसभा में पहले प्रस्तुत किया गया, तो यहाँ राज्यसभा के जो उस दिन, जिस दिन ये प्रस्तुत किया जा रहा है, उस दिन उपस्थित एवं मतदान के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा। यहां से पारित हो गया, और साथ में इसमें जो टोटल राज्यसभा की जैसे 250 है, इसका आधा कर लो 125, और प्लस एक ऐड कर दो, यानी कम से कम 126 सदस्य, ये सब पूरा हो। और साथ में जिस दिन उपस्थित यानी सदन में विधेयक प्रस्तुत किया गया है, उस दिन उपस्थित एवं मतदान जो कर रहे हैं उसका 2/3 बहुमत भी पूरा होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होती हैं, तो ये प्रस्ताव पारित होकर के अगले सदन अर्थात लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। लोकसभा से फिर किसके पास भेजा जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। और यहां ध्यान रखिएगा, लोकसभा के भी कुल सदस्य संख्या का 50% +1, यानी इस समय 545 है, 545 का आधा +1 कर लीजिए, और साथ में जिस दिन विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है, उस दिन उपस्थिति एवं मतदान का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव लोकसभा से भी पारित होना चाहिए। राज्यसभा से पारित हो गया, लोकसभा, ये जो दो कंडीशन बताए हैं, लोकसभा राज्यसभा, ये पहले विधेयक चाहे आप लोकसभा में प्रस्तुत कर दो तो राज्यसभा में यानी दूसरे वाचन के लिए भेजा जाएगा। अगर यहां पर प्रस्तुत कर दिया गया तो लोकसभा। कुल मिलाकर के जो अनुच्छेद 368 है, 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया सदन अर्थात संसद के सदन, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से पहले कहीं पर भी शुरू की जा सकती है। जब दोनों से पारित हो जाएगा तो किसके पास विधेयक को भेजा जाएगा, बिल जो पेश किया गया था, ये भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। अब आगे हम जब संसदीय प्रक्रिया को और डिटेल में समझेंगे, तो हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत के राष्ट्रपति पर क्या बाध्यता होती है कि कोई भी ये संविधान संशोधन जो लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर के किसके पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा जा रहा है, तो क्या उसमें सहमति देना उसकी अनिवार्यता है, या फिर पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है, या फिर अपने पास पेंडिंग भी रख सकता है। तो ये तीन जो कंडीशन दी गई है, ये अनुच्छेद आगे हम एक बताएंगे, अनुच्छेद 111 में तीनों विकल्प, इसी को बीटो के नाम से भी जाना जाता है। तो अगली आगे की क्लास में हम लोग इनको भी समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो यहां पर अनुच्छेद 368 जो ये प्रक्रिया हम आपको आज समझा रहे हैं, ये पीछे समझा चुके, केवल आपको रिवाइज करवाने के लिए कि काफी दिन हो गया आपको समझ में ये चीजें अच्छे से आ जाए, इसलिए यहां पर हम इसको रिवाइव कर रहे हैं, यानी रिकाइव कर रहे हैं। अब आगे समझिएगा।
तो ये आपका जैसे विशेष बहुमत से क्या क्या, तो हमने इसमें याद करिए, हमने क्या आपको बताया था, फंडामेंटल राइट्स बताए थे, और क्या बताए थे, डीपीएसपी, ये हमने कहा था ये सभी विशेष बहुमत यानी लोकसभा और राज्यसभा की उपस्थिति और मतदान के 2/3 बहुमत की क्या होती है, आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी जिसमें फेडरल स्ट्रक्चर प्रभावित होता है, यानी संविधान में कुछ ऐसा परिवर्तन किया जाए जिससे राज्यों के हित प्रभावित होंगे या हो सकते हैं, वैसे विषयों को संघीय ढांचे के विषय माने जाते हैं, और इसके लिए 2/3 बहुमत तो चाहिए ही, और साथ में जो आधे से ज्यादा, कम से कम, जैसे भारत के वर्तमान समय में देखोगे कितने 28 राज्य हैं, और इन 28 राज्यों में से हमने कहा कितने, कम से कम 14 राज्यों का समर्थन चाहिए। अगर ये समर्थन मिल जाता है तो यानी जो विशेष बहुमत और आधे राज्यों के समर्थन से यानी संविधान संशोधन हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपने इसका करंट एग्जाम्पल देखना है तो आप क्या जीएसटी को इसमें रख सकते हैं। जीएसटी इसी प्रकार से पारित हुआ था जिसमें आधे राज्यों के समर्थन को भी अनिवार्य किया गया था। तो यह प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है। जो अनुच्छेद 368 में है इसी को क्या कहा जाता है, संविधान संशोधन प्रक्रिया। संविधान संशोधन प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया के नाम से इसी को क्या है, जाना जाता है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अब हम आपको ऐसी प्रक्रिया बताने वाले हैं जो अनुच्छेद 368 का पार्ट नहीं है, जिसे संविधान संशोधन की समान प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। समान प्रक्रिया, और ये समान प्रक्रिया का जो उल्लेख है ये आपका किसी आर्टिकल जो 368 है उसमें नहीं है, लेकिन भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत इस प्रक्रिया को भी अपनाया जाता है, जिसे समान प्रक्रिया या इसी को साधारण प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। समान प्रक्रिया या साधारण प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। और समान प्रक्रिया या साधारण प्रक्रिया का मतलब हुआ उपस्थिति और मतदान का 50% प्लस 1। अगर जितने सदन में लोग उपस्थिति और मतदान कर रहे हैं उनके कितना 50% प्लस 1 से कोई प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इसी को समान प्रक्रिया के नाम से जाना जाता। जैसे नए राज्यों का नाम, भूभाग, सीमा में परिवर्तन, नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, इसके अलावा नागरिकता से संबंधित कोई भी प्राव यानी चेंज लाना है, भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, विधान परिषदों का निर्माण एवं उत्साधन, अनुच्छेद 169 और बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट की अधिकारता में विस्तार, ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इनका अगर एक्सटेंशन करना है तो ये सभी समान प्रक्रिया से किए जा सकते हैं। हमने एक लंबी सी लिस्ट आपको गिनाई थी और वो आपको राइट डाउन भी करवाया था, उसको बार बार आप रिवीजन करिए और इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए दिन पूछे जाते हैं। तो ये 3 प्रक्रिया के माध्यम से संविधान में संशोधन किया गया है। अब भारत 1947 को आजाद हुआ, उसके बाद 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान सभा के द्वारा संविधान को बनकर तैयार किया गया। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूरी तरीके से लागू कर दिया गया। लेकिन भारतीय संविधान की विशेषता जब हम आपको बता रहे थे तो हमने ये भी कहा था कि भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। क्या है भारतीय संविधान? एक जीवंत दस्तावेज है जिसे लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है। तो आपके मन में यह प्रश्न उठना चाहिए कि आखिरकार भारतीय संविधान को लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहा जाता है? क्या ये आदमी की तरह खाता पीता मोटा होता है? ऐसा नहीं। भारतीय संविधान में जो ये 3 प्रक्रिया आपको हम बता रहे हैं कि 3 प्रक्रिया से जो संविधान संशोधन देश काल परिस्थिति को देखते हुए ये भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया कि भारतीय संविधान देश काल परिस्थिति के हिसाब से इसमें परिवर्तन होता रहेगा और हो, इसी को ध्यान में रखते हुए जब भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और उसके बाद आज हम 2022 में चल रहे हैं, अब तक लगभग 100 से ज्यादा संविधान संशोधन हो चुके हैं। अब आज की क्लास में कौन से संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो एक चीज आप जान लीजिए, भारत में अंग्रेजों के समय से ही जमींदारी प्रथा, रैयतवारी व्यवस्था, महालवारी व्यवस्था ये सब लागू था, जिसमें जो जमीन थी, भूमि थी, लैंड थी, एक किसी व्यक्ति विशेष तक जो उस समय ताकतवर होता था उसके पास पूरी जमीन का एकत्रीकरण हो गया, संचयीकरण हो गया, वो अपने पास पूरी जमीन का मालिक बन बैठा। ऐसे में जब भारत आजाद हुआ, भारत के समक्ष भूमि का जो भूमिहीन लोग हैं उन तक उस भूमि को कैसे पहुंचाया जाए कि वो भी एक गरिमामय जीवन यापन कर सकें, इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा सबसे पहला कदम उठाया जाता है भारत में बिचौलियों का समापन करने के लिए, मध्यस्थों का समापन करने के लिए, और एक व्यक्ति के नाम एक लिमिट तक ही जमीन उसके नाम होनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले जरूरी था जिनके पास भूमि बिल्कुल नहीं है, भूमिहीन है, उनको तक भूमि का कुछ हिस्सा उनको दिया जाए, और इसके लिए किया जाता है पहला संविधान। तो सबसे पहले इतनी कहानी सुनने के बाद अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि पहला संविधान संशोधन क्यों किया गया, क्योंकि भारत में विषमता, आय असमानता, और एक के पास जमीन बहुत ज्यादा है और एक बेचारे के पास 2 जून की रोटी के लिए भी उसके पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले
पहला संविधान संशोधन हुआ। तो आइए अब हम मेन हेडिंग बनाते हैं कि सबसे पहले यानी कौन, प्रमुख संविधान संशोधन। प्रमुख, यहां से क्वेश्चन यकीन मानिए आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रमुख संविधान संशोधन, मेजर मेजर कॉन्स्टिट्यूशन मेजर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मेजर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, प्रमुख संविधान संशोधन। और इस प्रमुख संविधान संशोधन में हमने कहा पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन ये कब हुआ? 1951। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ और इसमें इस पहले संविधान संशोधन से एक नवी अनुसूची को शामिल किया। और इसमें कहा गया कि पहले संविधान संशोधन से कौन थे? तो 9th शेड्यूल, क्योंकि भारतीय संविधान जो मूल रूप से था उसमें 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में देखोगे तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो आप कहेंगे सर 12 अनुसूचियां, भाग पहले 22 थे, 25 है, ये सब पीछे आप जान चुके हो। तो हमने क्या कहा कि पहले संविधान संशोधन 1951 में होता है, 1951 में, और पहले संविधान संशोधन से कौन, 9th शेड्यूल, नवी अनुसूची को शामिल किया जाता। और पहला प्रोविजन ध्यान रखिएगा, 9th शेड्यूल में तय किया गया जो भी विषय अगर 9th शेड्यूल में शामिल कर दिया गया तो अब न्यायपालिका उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती है। यानी 9th शेड्यूल में शामिल किए गए विषय का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। जुडिशियल रिव्यू यानी किसी को क्या बोलते हैं, न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? इसमें साफ साफ तय कर दिया गया कि 9th शेड्यूल में जो विषय शामिल किए गए हैं उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। अर्थात ऐसे विषय जो 9th शेड्यूल में शामिल कर दिए गए उनको अब आप सुप्रीम कोर्ट में किसी भी आधार पे चैलेंज नहीं कर सकते। और यही था पहला संविधान संशोधन। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि भारत सरकार के द्वारा स्ट्रिक्ट कदम उठाए जा रहे थे, क्योंकि भूमि अधिग्रहण की समस्या थी, जिसके पास एक लिमिट से ज्यादा जमीन थी उनको सरकार छीन रही थी। तो अगर ये प्रोविजन ना किया जाता तो इतने ज्यादा यानी केस बन जाते कि इसी से पूरा कोर्ट भर जाता। तो तत्कालिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जुडिशियल रिव्यू ये कहा गया कि जो विषय 9th शेड्यूल में डाल दिए गए उनका न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकता। अर्थात अब आप सुप्रीम कोर्ट में उनको चैलेंज नहीं कर सकते। और इसमें बहुत सारे विषय थे, लेकिन प्रमुख रूप से तत्कालिक रूप में जो ये विषय शामिल किए गए ये किससे संबंधित था? भूमि अधिग्रहण से। किससे संबंधित था? भूमि अधिग्रहण से। किससे संबंधित था? भूमि अधिग्रहण से संबंधित, लैंड एक्विजिशन से संबंधित विषय थे। अब आपके मन में ये प्रश्न फिर से उठना चाहिए, सर क्या ये 9th शेड्यूल अब भी है? तो जी हाँ, 9th शेड्यूल अब भी है। अब भी इसमें लगभग 284 से ज्यादा आइटम्स या विषयों को इसमें शामिल कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, वर्तमान समय में 9th शेड्यूल का जुडिशियल रिव्यू न्यायिक समीक्षा हो सकती है। ये कब बात है? एक केस इसमें आया था कीहोतो होलोहन केस। ये हम पिछली वीडियो में, पुरानी वीडियो जो हो चुकी है, पिछला डिस्कशन उसमें हम आपको बता चुके हैं। कीहोतो होलोहन बनाम चाइल्हो केस, इसमें सीधे सीधे कहा गया कि जो विषय यानी इसमें डेट निर्धारित की गई 24 अप्रैल 1973, जो विषय 24 अप्रैल 1973 के बाद शामिल किए गए हैं, अगर ये 9th शेड्यूल में है, नवी अनुसूची में है, तो इनका क्या हो सकता है? न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू हो सकती है। यानी न्यायपालिका, भारत की कोर्ट न्यायपालिका के द्वारा, विधायिका या कार्यपालिका के द्वारा किए गए परिवर्तन की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी यानी संवैधानिकता, संविधान के अनुरूप परिवर्तन किया गया है कि नहीं, ये जांच पड़ताल जो करती है भारत की न्यायपालिका, इसी को न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू के नाम से जाना जाता है। ये बात आपको और क्लियर हो चुकी होगी। तो वर्तमान में आपसे पूछा जाए तो वर्तमान में 9th शेड्यूल का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। अब इसी के माध्यम से जो पहला संविधान संशोधन किया गया, उस पहला संविधान संशोधन के माध्यम से, पहला जो संविधान संशोधन हुआ, पहला संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में 2 अनुच्छेद शामिल किए गए। एक अनुच्छेद 31A है और एक अनुच्छेद 31B है, जो भूमि अधिग्रहण से संबंधित है कि भूमि अधिग्रहण किस तरीके से की जा सकती है, भूमि अधिग्रहण किस तरीके से की जा सकती है। तो ये पहला संविधान संशोधन से पहले तो 2 बातें आपको अभी समझना चाहिए कि 9th शेड्यूल को शामिल किया गया, जो आपके एग्जाम में आए दिन क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा परिवर्तन क्या किया गया? तो हमने कहा कि भूमि अधिग्रहण किस तरीके से राज्य अर्थात भारत करेगा, किन स्थिति में मुआवजा देगा, कितना देगा, क्या। तो इसके लिए 2 आर्टिकल अनुच्छेद 31A और अनुच्छेद 31B को शामिल पहले संविधान संशोधन से किया जाता है। और पहले संविधान संशोधन से एक परिवर्तन और किया जाता है। पहला संविधान संशोधन से एक परिवर्तन और किया जाता है, जो आपका अनुच्छेद 19 है, 19(1)
और इसका ए, इसमें आपको स्वतंत्रता दी गई थी वाक एवं की स्वतंत्रता, पीछे हो चुका है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन इसी का जो अनुच्छेद 19(2) है, इसमें ये भी बनाया गया था कि समय समय पर संसद चाहे तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। यानी रीजनेबल, आपकी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर संसद चाहे तो क्या कर सकती है, रीजनेबल रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। यानी इसी को बोलते हैं युक्ति युक्त प्रतिबंध। युक्ति युक्त प्रतिबंध पार्लियामेंट चाहे तो आरोपित कर सकती है। ये किसके पास, कई बार अभी इस बार की यूपीएससी मेंस में भी क्वेश्चन ये आया था। तो अब बात आई कि युक्ति युक्त जो प्रतिबंध पार्लियामेंट के द्वारा आपकी जो बोलने की आजादी है, जिसे वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम से जाना जाता है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किन कंडीशंस में इस पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता, क्योंकि अनुच्छेद 19(2) में केवल इतना कहा गया था कि इस पे संसद के द्वारा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता। इसी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को ध्यान में रखते हुए पहले संविधान संशोधन से 3 रिस्ट्रिक्शन लगाए गए। तो यहाँ जो ये पहला संविधान संशोधन है, ये 3 आधार ऐसे स्थापित किए गए जिसके माध्यम से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी पर लगाया गया। आप कहेंगे वो कौन से 3 थे? तो पहला था लोक व्यवस्था। पहला क्या था? लोक व्यवस्था। यानी इसको भी पहले संविधान संशोधन से किया गया, जिसे पब्लिक ऑर्डर के नाम से जाना गया। पहला रिस्ट्रिक्शन का तो आरोपित किया गया जिससे पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आपकी वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी को सीमित किया जा सकता है। ये पहला रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। और दूसरा रिस्ट्रिक्शन लगाया गया कि विदेशी राज्यों के साथ मित्रवत संबंध। ये पहला आधार हो गया। दूसरा हो गया विदेशी राज्यों के साथ विदेशी राज्यों के साथ मित्रवत संबंध। विदेशी राज्यों के साथ मित्रवत संबंध यानी फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट। जैसे भारत के जो अन्य विश्व के अन्य देश हैं, उनके साथ अपने हितों को साधने के लिए भारत संबंध स्थापित करता, तो कई देशों के साथ भारत के संबंध दोस्त जैसे, याराना, मित्र जैसे होते हैं। तो जिन देशों के साथ भारत के संबंध मित्र जैसे, याराना संबंध होते हैं, इसी को क्या कहा जाता? इसी को फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स। तो ये दूसरा, इसमें पहला संविधान संशोधन से आपकी वाक एवं अभिव्यक्ति से अगर भारत के दूसरे देशों के साथ रिलेशन प्रभावित हो रहे हैं, तो आपकी वाक एवं अभिव्यक्ति को कट आउट किया जा सकता है, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। और क्या किया गया? तीसरा, अपराध उद्दीपन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। अपराध उद्दीपन के आधार पर, अपराध उद्दीपन के आधार पर भी आपकी वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी को कट आउट किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो ये था पहला संविधान संशोधन, जिसके आधार पे सबसे पहले 1951 में भारतीय संविधान में परिवर्तन किया। तो पहला संविधान संशोधन मित्रों आपको समझ में आ चुका होगा कि संबंध किससे है। तो पहला संविधान संशोधन जब भी आए तो 1951 में हुआ, क्योंकि पहला संविधान संशोधन था। तो ये भी पूछा जाता है इस दौरान 1951 में पीएम कौन है, ये भी आ चुका है। तो पीएम इस समय जवाहरलाल नेहरू। अब यूपीएससी का एक पेपर उठा के देखिएगा, उसमें पूछा गया था जब पहला संविधान संशोधन किया गया, जब 9th शेड्यूल ऐड की गई, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल। राष्ट्रपति पूछे तो इस दौरान राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्या है? राष्ट्रपति। यहां तक क्लियर? किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसी के बाद पहला संविधान संशोधन का संबंध पहला 9th शेड्यूल को शामिल किया गया। दूसरा हमने क्या और क्या? तो वाक एवं अभिव्यक्ति आजादी पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन 3 आधारों पर लगाए गए। पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मित्रवत संबंध, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, तीसरा इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, अपराध उद्दीपन। तो ये यानी पहले संविधान संशोधन से परिवर्तन किया जाता है। तो ये इतना था पहला संविधान संशोधन। और पहले संविधान संशोधन से ही भारतीय संविधान में 2 नए अनुच्छेद शामिल किए गए। एक था 31A और अगला था 31B। अनुच्छेद 31A और अनुच्छेद 31B को शामिल किया जाता है। अब आइए अगला जो इंपॉर्टेंट है संविधान संशोधन, आराम से बैकग्राउंड को समझते हुए हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, ताकि कोई भी संविधान संशोधन से कोई क्वेश्चन आए तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगला फिर इंपॉर्टेंट है 7वां संविधान संशोधन। कौन सा? 7वां संविधान संशोधन। ये कब है? 7वां संविधान संशोधन 1956। 7वां संविधान संशोधन 1956 में होता है। और 7वें संविधान संशोधन से ध्यान रखिएगा, असल में होता क्या?
पिछली वाली क्लास याद करो तो कुछ और आपको वहां भी इसको रिपीट किए थे। तो 1953 में एक फजल अली आयोग का गठन किया जाता है और फिर उसी आयोग की रिकमेंडेशन के आधार पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बनता है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। कि पहला जो 7वें संविधान संशोधन से पहला जो परिवर्तन हुआ ये 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बनाया जाता है। अगला क्या परिवर्तन किया गया इसी 7वें संविधान संशोधन से? अगला क्या किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए 7वें संविधान संशोधन से ही देखो 2 परिवर्तन किया गया, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन कोड का गठन किया जा सकता है। जैसे आप देखते हो कि जो इस समय 14 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो शुरुआत में हर एक राज्य के लिए यह था कि अलग से कोर्ट होगा, हाई कोर्ट। यहाँ कोर्ट मतलब क्या, हाई कोर्ट है। लेकिन 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये फाइनल कर दिया गया कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्य चाहते हैं तो उनके लिए एक अकेला हाई कोर्ट का प्रावधान किया जा सकता है, एक अकेला हाई कोर्ट का प्रावधान किया जा सकता है और यह जो राज्य आपस में एग्रीमेंट करेंगे उनके लिए काम करेगा। अगला इसी से 7वें संविधान संशोधन से ही 7वां संविधान संशोधन, इसी दूसरा परिवर्तन जैसे यहाँ 2 या 2 से अधिक कॉमन कोड हो सकता है तो एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया, एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल। आज भी आप देखते हो तो ये पहला परिवर्तन क्या कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता तो ये परिवर्तन किससे किए गए, यानी 7वें संविधान संशोधन से परिवर्तन किए जाते हैं। यानी मूल संविधान में नहीं था। आपको यूपीएससी या स्टेट पीसीएस क्वेश्चन क्या आपको फंसाएगा, आप इतना ध्यान से रीड नहीं करते तो स्टेटमेंट आपको देगा कि भारतीय मूल संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। आप स्टेटमेंट देखिए, लगाए जय श्री राम, जैसे जय श्री राम लगाए उसको टिक मारे, लेकिन जब बात को मिलाए तो पूरा मामला चौपट हो गया, क्योंकि मूल संविधान में ये दोनों प्रोविजन नहीं थे। यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट भी नहीं हो सकता था और एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का के लिए राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता था। तो बहुत बेसिक चीज है। दूसरा आप देखते हो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल और एक्टिंग, अतिरिक्त जब काम यानी सो कोर्ट पर भार बहुत ज्यादा आ जाता है, बर्डन ऑफ वर्क, लोड, काम का लोड बहुत ज्यादा आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में एडिशनल
जज या एक्टिंग जज को भी नियुक्त करने का प्रावधान इसी 7वें संविधान संशोधन से किया गया। तो इसे आप लिख लीजिए एडिशनल, ये भी मूल संविधान में नहीं था, एडिशनल जज या कार्यवाहक जज, जिसे क्या कहा जाता है, एक्टिंग जज, इनको भी नियुक्त किया जा। तो ये था 7वां। अब ये 7वां संविधान संशोधन अब पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। तो पहले वाले संविधान संशोधन में कई बातें ऐड की गई, सेम एज 7वें संविधान संशोधन में भी कई बातों को भारतीय संविधान में शामिल किया जाता है। पहला, राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम था 1956, उसको प्रभावी बनाया गया और 7वें संविधान संशोधन से 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। पहला परिवर्तन यह हुआ। अगला परिवर्तन क्या किया गया? तो अगला परिवर्तन हमने आपको क्या बताया, अगला परिवर्तन यह किया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक साथ राज्यपाल बनाए जाने की बात को स्वीकार कर लिया गया और साथ में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट का प्रावधान भी स्वीकार कर लिया गया। और रही बात पूरी कर दी गई एडिशनल या एक्टिंग जज का भी प्रावधान इसी के माध्यम से 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया जाता है। तो अभी तक हमने पहला संविधान संशोधन समझ लिया, 7वां संविधान संशोधन को समझ लिए। अब इसी के आगे हम लोग अगले संविधान संशोधन की ओर चलते हैं और अगला अब संविधान संशोधन है 9th नंबर का संविधान संशोधन। तो अगला लिखिए 9वां संविधान संशोधन, 9th नंबर का 9वां संविधान संशोधन। और ये 9 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ ये कब हुआ? ये 1960 में। 9 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ ये 1960 में हुआ। क्या इसके पहले भारत के जो प्रधानमंत्री इस समय है नेहरू और नून पाकिस्तान, उस समय जो बांग्लादेश आज बांग्लादेश देख रहे हो, इनके बीच एक समझौता हुआ था, एक भूभाग था, इधर साइड में लिख दे रहे हैं, बेरुवारी विवाद के नाम से जाना जाता है। असल में जो बेरुवारी भूभाग था ये भारत के क्षेत्र में आता था, लेकिन ये बात तय हुई कि इसको बांग्लादेश को सौंप दिया जाए और तत्काल रूप से ये समझौता नेहरू नून समझौता के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेहरू नून समझौता हुआ। इसमें नेहरू नून समझौते में तय किया गया कि जो ये बेरुवारी विवाद है इसका शांतिपूर्ण तरीके से समाधान किया जाएगा। आज का जो बांग्लादेश है उस समय पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, तो ये तय हुआ कि पूर्वी पाकिस्तान को ये भूभाग दे दिया जाएगा। लेकिन ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बेरुवारी विवाद जो 1960 है, इस 1960 के बेरुवारी केस में डिसीजन दिया कि भारत का कोई भी भूभाग अगर कोई दूसरे देश को सौंपना है तो इसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करना होगा। 368 के तहत संविधान संशोधन करना होगा। बिना संविधान संशोधन 368 के बिना आप 368 में जो विशेष प्रक्रिया भी पीछे जो समझाया है, जब तक आप अनुच्छेद 368 के अंतर्गत विशेष प्रक्रिया यानी उपस्थिति एवं मतदान के 2/3 बहुमत तथा कुल सदस्य संख्या, प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का 50% + 1 से अगर कोई विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित नहीं करते हो, तब तक भारत का कोई भी भूभाग किसी विदेशी सरकार या विदेशी देश दूसरे राज्य को हैंड ओवर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। तो ये था कौन सा, इसी को किस नाम से जाना जाता है? इसके लिए फिर भारत की पार्लियामेंट संसद के द्वारा जो संविधान संशोधन किया जाता है उसी को कहा जाता है 9th नंबर का संविधान संशोधन, यानी 9वां संविधान संशोधन। ये भी समझ में आ गया होगा। तो हमने अभी तक पहला संविधान संशोधन बता चुके, 7वां संविधान संशोधन बता चुके, 9वां संविधान संशोधन बता चुके। अब आपको हम बताने वाले हैं 10 कदम 10वां संविधान। अगली हेडिंग डालिए, संविधान संशोधन। 10वां संविधान संशोधन, 10वां संविधान संशोधन और 10वां जो संविधान संशोधन के हिसाब से, तो इसको 10 कदम, 10वां, 10 का दम ऐसे याद रखो। और दम से क्या निकलेगा? दा से दादरा एवं नगर हवेली, दादरा एवं नागर हवेली। जो दादरा एवं नगर हवेली थे ये पहले किसका हिस्सा थे? दादरा एवं नगर हवेली, इस पे पुर्तगालियों का कब्जा था, पुर्तगालियों का। पुर्तगाल से इसको छीना गया और भारतीय भूभाग में मिलाया जा रहा था। तो ये पुर्तगालियों से भारतीय भूभाग का अभिन्न हिस्सा इसे बनाया गया, अभिन्न हिस्सा इसे बनाया गया। तो इसके लिए कौन सा 10वां संविधान संशोधन किया जाता। तो अगर पूछा जाए 10वें संविधान संशोधन से क्या किया गया, तो ये दादरा एवं नगर हवेली को एक यूटीज के रूप में, भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसे 10वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो 10वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो दादरा एवं नगर हवेली का भारतीय भूभाग में अभिन्न अंग बनाया जाने से है। इसके आगे अगला और कौन सा इंपॉर्टेंट है? 10 के बाद अब अगले आइए
12वां संविधान संशोधन, यानी 12वां संविधान 12वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ। 10वें संविधान संशोधन से दादरा और नागर हवेली को भारतीय अभिन्न अंग में शामिल कर लिया गया, लेकिन पुर्तगालियों के द्वारा एक और भूभाग उनके कब्जे में था। उनमें से एक था गोवा और दूसरा था दमन और दीव। दमन, तो इन दोनों को, गोवा और दमन दीव को भारतीय संविधान में 12वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक यूटीज के रूप में इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश, यूटीज का मतलब हुआ केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसको शामिल किया जाता है। और आगे चलकर यही जो गोवा है, ये गोवा के लिए यानी फुल फ्लेज्ड स्टेट, पूरा राज्य का दर्जा कब दिया जाएगा, 1987 में। ये बात हम आपको बता चुके हैं। बाकी दमन दीव को एज ए केंद्र शासित प्रदेश स्थापित कर दिया जाएगा। याद रखिए, जो ये गोवा और दमन दीव है, इन पर भी पुर्तगालियों का कब्जा था। तो इसको 12वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत का एक अभिन्न अंग बनाया। तो ये था 12वां संविधान संशोधन। 12वें के बाद अगले आइए, 12वें के बाद अगला संविधान संशोधन 14वां संविधान संशोधन। कौन सा? 14वां संविधान संशोधन। तो अगला है 14वां संविधान, और 14वां संविधान संशोधन ये भी 1962 में, और ये होता है पुडुचेरी। क्योंकि पुडुचेरी पर किसका कब्जा था? तो पुडुचेरी पे था फ्रांसीसियों का कब्जा, फ्रांसीसी। और इसके लिए पुडुचेरी को भारत में मिलाने के लिए कौन सा 14वां संविधान संशोधन 1962 में किया गया। 14वां संविधान संशोधन। तो इस पुडुचेरी में कौन कौन भूभाग शामिल थे? तो ये 4 भूभागों को इसमें शामिल किया गया था। एक हो गया यनम। यनम आज के संदर्भ में देखेंगे तो यनम कहाँ आपको आंध्र प्रदेश में दिखेगा। दूसरा इसमें माहे, तीसरा कराईकाल। कराईकल, जो माहे और कराईकल है, ये दोनों भूभाग कहाँ है? माहे और कराईकल ये केरल में है। और अगला ये पुडुचेरी जो तमिलनाडु में था, ये पुडुचेरी अपने आप में शामिल था। पुडुचेरी ये कहाँ? तमिलनाडु में। तो इन 4 भागों को जब आपस में मिलाते हैं तो इसी को पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के नाम से कहा जाता है। और इस पे कब्जा किसका था? तो इस पे हमने अभी बताया, कब्जा फ्रांसीसियों का था, लेकिन फ्रांसीसियों से इसे भारत के द्वारा छीन लिया गया। और पुडुचेरी को 14वें संविधान, 4 से चेरी, 4 से 14 पुडुचेरी, तो चेरी से आप 14 ऐसे कोरिलेट कर लो, कभी एग्जाम में कंफ्यूज और भूलोगे नहीं। तो हमने कहा था 10 कदम, यानी 10वें संविधान संशोधन से दादरा एवं नगर हवेली को शामिल किया गया। 12वें से गोवा और दमन दीव को शामिल किया गया। तो 10 2 12 और 12 में डिवाइड करो 14। और 14वें संविधान संशोधन से चेरी, चेरी का मतलब पुडुचेरी, तो पुडुचेरी को 14वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में एज ए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया। जो वर्तमान समय में अगर कहा जाए 3 राज्यों में पुडुचेरी फैला है, जिनमें आंध्र प्रदेश का यनम, कराईकल व माहे केरल का, और तमिलनाडु का पुडुचेरी भूभाग इसमें शामिल होता है। अगला, तो ये अभी तक 14वें संविधान संशोधन तक आप बात को समझ चुके हैं। और 14वें संविधान संशोधन के बाद आइए अब हम सीधे समझते हैं 3 संविधान संशोधन एक साथ समझेंगे, और ये आपके लिए कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। 3 संविधान संशोधन कौन है? तो तीनों एक साथ लिख दे रहे हैं। एक है 21वां संविधान संशोधन, ये 1967 में हुआ, 21वां संविधान संशोधन। अगला कौन सा है? अगला 21 के बाद 71वां संविधान संशोधन, और 71वें, इन दोनों को प्लस कर लो तो कितना बन जाएगा? इज इक्वल टू 92, 92, 92वां संविधान संशोधन। ठीक, ये तीनों 21, 71, 92 तीनों एक साथ हमने इसलिए लिखा क्योंकि आपको अभी एक यहाँ ट्रिक भी बताने वाले हैं। और तीनों का संबंध, क्योंकि भारत जब मूल रूप से भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो मूल रूप से पूछा जाए तो ये 14 भाषाएं थी। भाषाएं, और भाषा के लिए भाग कौन है? भाग 8 में। भाषा भाग 8 में इसका उल्लेख किया गया है। भाग 8 है कि अनुसूची 8? तो ये भाग 17 है। भाषा भाग 17, इसको सही कर लीजिएगा, भाग 17 और साथ में अनुसूची 8 हुई है। तो इसके लिए जब मूल संविधान बन रहा था तो उसमें 14 भाषाएं ऐसी थी जिनको यानी भारतीय संविधान में शामिल किया गया। लेकिन वर्तमान में ये मूल संविधान का है, यहाँ मूल भारतीय संविधान। लेकिन इसके बाद फिर 21वें संविधान संशोधन से एक भाषा को शामिल किया गया। तो जो 21वें संविधान से शामिल किया गया, तो यहाँ एक ट्रिक आपको लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। साला, अगला ये मजाक के लिए है, सीरियस मत लीजिएगा। साला कमीना एसडीएम बकलोल, साला कमीना एसडीएम बकलोल, ये आप ट्रिक ध्यान रखिएगा और कभी आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। कमीना कौन था? यानी साला, आपका कोई साला है वो कमीना भी है, और साथ में पहले कमीना है फिर एसडीएम और बकलोल है। तो ऐसे आप 2-3 बार दोहराइएगा, साला कमीना एसडीएम बकलोल, साला कमीना एसडीएम बकलोल, साला कमीना एसडीएम बकलोल, तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ
जो 21वां संविधान संशोधन हमने यहाँ लिखा हुआ, यहाँ साला से उठा लीजिए तो यहाँ पर सिंधी भाषा को शामिल किया गया। तो एक भाषा 15वीं भाषा के रूप में 1967 में सिंधी 15वीं भाषा के रूप में भारतीय संविधान में शामिल की जाती है। अगला कमीना में 3 शब्द हैं, तो यहाँ जो अगला ये 71वां संविधान संशोधन आपको दिख रहा है, इससे 3 भाषाएं भारतीय संविधान में शामिल की जाती। कहां से हो गया? कोंकणी। कौन सी? कोंकणी शामिल की गई। मी से हो गया मणिपुरी शामिल की गई, कोंकणी, उसके बाद मणिपुरी, और ना से आपका हो गया नेपाली। यानी कि कमीना से 3 कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में भाषाएं शामिल की गई, और इस प्रकार 15 और 3 18 भाषाएं शामिल की जा चुकी। और फिर हमने कहा 92वां संविधान संशोधन, और 92वां संविधान संशोधन से 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 भाषाएं शामिल की जाती है। आप जानने की कोशिश करेंगे कि वो 4 भाषाएं कौन थी, तो आगे एसडीएम बकलोल, ये एसडीएम बकलोल शब्द उठा लीजिए, तो साथ यहाँ हो गया कौन सा? संथाली। संथाली को शामिल किया गया। डी से हो गया डोगरी को शामिल किया गया, डोगरी, और एम से क्या हो गया? डोगरी, मां से मैथिली, और बो से हो गया बोडो, बो से बोडो। संथाली, डोगरी, मैथिली, बोडो, संथाली, संथाली, यस से हो गया संथाली, डी से हो गया डोगरी, एम से हो गया मैथिली, और बी से हो गया बोडो, अर्थात 18 और 4 ऐड कर दीजिए 22। वर्तमान में आप देखोगे जो ये 8 भाषाएं कौन किस क्रम में ऐड की गई, ये हमने बताया, और वर्तमान में अब कितनी है? 22 भाषाएं भारतीय संविधान में शामिल है। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं भारतीय संविधान में शामिल हैं। तो ये आपकी कहानी रही है। 21, 71 दोनों को ऐड करोगे 92, तो 21वें संविधान संशोधन, उसके बाद 71वें, और फिर 92। और कौन कौन भाषा कब कब ऐड की गई, ट्रिक का याद रखोगे तो आपका साला, कमीना, एसडीएम, बकलोल, साला, कमीना, एसडीएम, बकलोल, ये आप इसमें क्या ध्यान रखिएगा। और जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी हमेशा आपको याद रहेगा। आप तो एग्जाम पास करोगे ही, साथ में आने वाले अपने बच्चों और नाती पोतियों के लिए भी ये ट्रिक याद करवाना, वो भी उनके भी एग्जाम में काम आने वाला है। आइए अगला समझते हैं। अगला है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 24वां संविधान संशोधन। कौन सा? 24वां 24वां संविधान संशोधन। 24वां संविधान संशोधन कौन सा? 24वां संविधान संशोधन। और 24वां संविधान संशोधन को क्यों लाया गया था, उसके पीछे का तनिक हल्का सा इतिहास हम जानने की कोशिश करते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। 24वां संविधान संशोधन असल में हुआ क्या था? एक सुप्रीम कोर्ट का 1967 में केस आता है, जिसे गोलकनाथ केस के नाम से जाना जाता है। और गोलकनाथ केस में कहा जाता है कि भारत की संसद के पास ये शक्ति नहीं है, क्या नहीं है? फंडामेंटल राइट्स को वह संशोधित कर सके। तो हमने आपको क्या बताया कि 1967 का जो गोलकनाथ केस आया, इस गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भारत के पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है कि वह फंडामेंटल राइट्स में संशोधन कर सकती, मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। तो इसी की पलटवार करते हुए ये कौन सा 24वां संविधान संशोधन लाया गया, और इसमें कहा गया संसद के पास संविधान को संशोधित करने की पावर है, और संसद के द्वारा जो संविधान संशोधन किया जाएगा, संविधान संशोधन जो संसद के द्वारा किया जाएगा, इसका न्यायिक समीक्षा नहीं, इसकी न्यायिक समीक्षा, यानी इसी को क्या कहा जाता? इसी को जुडिशियल रिव्यू के नाम से जाना जाता है। इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, यानी पार्लियामेंट अपने पास पावर और ज्यादा होल्ड करने के लिए ऐसा संविधान संशोधन किया, और गोलकनाथ केस को खारिज करने के लिए 24वां संविधान संशोधन किया जाता है। संविधान संशोधन 24वां संविधान संशोधन किया जाता है, और इसी में यह भी कहा गया कि भारत की पार्लियामेंट, संसद के पास ये पावर है, वो संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। इसी में 24वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया? कहा गया भारत की संसद के पास ये पावर है कि वह संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। हिस्से में संशोधन, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन
किया जा सकता है। और ये बात किससे तय की गई, तो ये कहा गया, यानी कौन से 24वें संविधान संशोधन, ये कौन चल रहा, 24वें संविधान संशोधन। और 24वें संविधान संशोधन में कहा गया कि अगर संसद कोई कानून बनाई और संसद से बना कानून भारत के राष्ट्रपति की सहमति के लिए गया तो राष्ट्रपति अपनी मुंडी नहीं हिला सकता है कि हम सहमति नहीं देंगे। अगर संसद ने कोई कानून, कोई विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित कर दिया तो भारत के राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देना अनिवार्य, अनुमति देना अनिवार्य। यानी राष्ट्रपति को अब हर हालत में अनुमति देना ही होगा। तो ये था आपका 24वां संविधान संशोधन। यानी 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत की पार्लियामेंट के द्वारा एक व्यापक स्तर पर बदलाव देखने को, व्यापक स्तर पर यानी बहुत ज्यादा परिवर्तन किया जाता है। अब इसी के बाद फिर अगला केस आता है और ये मजेदार केस है, यानी 25वां संविधान संशोधन। कौन सा? 25वां संविधान संशोधन। इसको भी समझ लीजिए। 25वें संविधान संशोधन ये कब होता? 1971 में होता है। 25वें संविधान असल में ये आपस में टकराहट चल रही थी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्पत मौलिक अधिकार, इसको प्रियॉरिटी में, प्राथमिकता में रखा जाए। तो इसके लिए सीधा पार्लियामेंट ने कहा कि यार पार का मामला ही खत्म कर देते हैं, सारा विवाद ही खत्म कर देते हैं, संविधान में क्यों ना संविधान में संशोधन कर देते हैं। और इसके लिए बाकायदा 25वां संविधान संशोधन किया गया। और 25वें संविधान संशोधन में क्या किया गया, हमने पीछे एक आपको अनुच्छेद बताया था, अनुच्छेद 39 बी एवं अनुच्छेद 39 सी। याद करिए, याद करवाए थे। बी फॉर बॉडी, बॉडी मतलब भौतिक संसाधनों का वितरण राज्य के द्वारा इस प्रकार किया जाएगा कि वो किसी भी एक व्यक्ति में उनका केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन ना हो पाए। ये 39 बी में कहा गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व 39 बी। और सी से हमने कहा था कॉमर्स, व्यापार, यानी राज्य के पास जो पैसा रुपया धन दौलत है इनका इस प्रकार से प्रबंधन किया जाएगा कि सभी व्यक्तियों तक उसकी समान पहुंच हो और किसी एक व्यक्ति नहीं कि सारी संपत्ति का मालिक वही बन बैठे। ये प्रयास 39 सी। तो कहा गया कि पार्लियामेंट के द्वारा 39 बी व सी को लागू करने के लिए अगर सरकार कोई कदम उठाती है तो ये बी और सी को प्रभावी बनाने के लिए, बनाने के लिए अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14, क्या कहा गया? अनुच्छेद 14 समानता वाला, अनुच्छेद 19 व अनुच्छेद 31 जो संपत्ति को मौलिक अधिकार घोषित करता था, का उल्लंघन किया जा सकता है, का उल्लंघन किया जा सकता है। 25वें संविधान संशोधन से कहा गया, क्या कहा गया कि 39 बी व सी को लागू करने के लिए, 39 बी व सी को लागू करने के लिए अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 व अनुच्छेद 31 का उल्लंघन किया जा सकता है। तो ये बात किससे आई? ये बात तय हुई कौन से संविधान संशोधन से? तो ये तय हुई 25वें संविधान संशोधन से। अब इसी के आगे हम लोग देखते हैं। इसी के बाद एक और 1971 में संविधान संशोधन किया गया जिसका नाम क्या था? अगला यानी 26वां संविधान, 26वां संविधान संशोधन। ये भी कब हुआ? 1971। 26वें संविधान संबंध असल में यहाँ क्या था? अंग्रेजों के जमाने से ही यहाँ पर जमींदारी व्यवस्था थी, तो कुछ लोगों के पास बहुत सारी सुविधाएं, विशेषाधिकार मिल रहे थे। जो राजा महाराजा सब ये विराजमान हो रहे थे, जिसे देशी रियासतों के नाम से जाना जाता है। देशी रियासतों के जो राजा महाराजा थे, नरेश, इन नरेशों को क्या मिलता था? प्रिवी पर्स, यानी सरकार के द्वारा पैसा दिया जाता था, प्रिवी पर्स। और साथ में इनको विशेषाधिकार मिला हुआ, तो ये 26वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1971 में प्रिवी पर्स व विशेषाधिकार, इन दोनों का उन्मूलन कर दिया गया। उन्मूलन का मतलब होता है समाप्ति, इनको खत्म कर दिया गया, उन्मूलन किया। तो ये 26वां संविधान संशोधन पूछा जाए, 26वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो 26वें संविधान संशोधन का संबंध प्रिवी पर्स व जो भारतीय प्रिंसली स्टेट्स थे, भारतीय राजा महाराजा थे, इनके राजा महाराजा या नरेशों को जो विशेषाधिकार मिल रहा था, विशेषाधिकार प्राप्त था, और प्रिवी पर्स के अंतर्गत जो विशेष सुविधाएं को दी जा रही थी उसको समाप्त कर दिया जाता है। इस समय प्रधानमंत्री पूछे, प्रिवी पर्स आगे हो सकता है, यूपीएससी कभी भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। तो इस समय एक प्रधानमंत्री कौन है? तो इस समय पीएम है इंदिरा गांधी। इस समय कौन है? इंदिरा गांधी। तो ये 26वां संविधान संशोधन भी आपको क्लियर हो चुका होगा। 26वें संविधान संशोधन के बाद अब अगला ये हम लोग समझते हैं, यानी 31वें संविधान संशोधन। 31 जो एक
संविधान संशोधन हुआ, 31वां संविधान संशोधन 1973 में। और इसमें क्या किया गया, जो संसद है, संसद के दो सदन हैं, एक को कहा जाता है लोकसभा, क्या कहा जाता है, लोकसभा, और दूसरे को क्या कहा जाता है, राज्यसभा, और तीसरा प्रेसिडेंट। तो ये संसद लोकसभा में पहले सदस्यों की संख्या थी 525। कितनी थी, 525। तो 31वें संविधान संशोधन से इसकी सदस्य संख्या को इंक्रीज किया गया, ये 525 से बढ़ाकर 525 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, तो इसकी संख्या 545 कर, 545। कितने की वृद्धि की गई, तो नेट 20 सदस्यों की और वृद्धि की गई। तो 31वें संविधान संशोधन 1973 के माध्यम से लोकसभा में ये कहां किया गया, ये सदस्य संख्या, ये कहां, तो ये लोकसभा में, लोकसभा में 525 से बढ़ाकर 20 और तो 545 सदस्य संख्या कर दी जाती है। तो आपसे पूछा जाए 31वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है, तो 31वें संविधान संशोधन का संबंध और किसी से नहीं बल्कि किससे है, तो समझ में आ चुका होगा, यानी लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या 525 से बढ़कर 545 की गई, इससे है। क्वेश्चन पूछा गया, पूछेगा कि लोकसभा में सदस्य, अभी कोई एग्जाम हम देख रहे थे शायद बिहार की था, उसमें सेम क्वेश्चन आया था कि 525 सदस्य बढ़ा करके 545 किया गया, ये किस संविधान संशोधन से किया गया, तो ये 31वां संविधान संशोधन हुआ। और ये कब हुआ, हो गया होगा आपको 1973। बात समझ में आई, 1973। इसके बाद आइए अगला जो दो संविधान संशोधन हमें समझना है, एक है 35वां संविधान, अगला है, दोनों का संबंध एक ही चीज से है, 36वां संविधान संशोधन। दोनों का संबंध, एक राज्य यहां नीचे लिख रहे हैं सिक्किम, दोनों का संबंध सिक्किम। असल में सिक्किम पर चौग्याल वंश का शासन था, चौग्याल डायनेस्टी यहां राज कर रही थी, लेकिन चौग्याल वंश के द्वारा इस प्रकार अपनी जनता, वहां के लोगों को प्रताड़ित किया गया कि वो भारत में मिलना चाह रहे थे, और वहां जन्म संग्रह होता है, और उस जन्म संग्रह के माध्यम से, ये बात है 1974 की, 1974 में जन्म संग्रह हुआ। उस जन्म संग्रह के माध्यम से सिक्किम को भारत में आए थे। पहले जन्म संग्रह, ये यहाँ पर जन्म संग्रह हुआ, और जन्म संग्रह से इसे भारत में एक अनुच्छेद शामिल किया गया, अनुच्छेद 2A शामिल किया गया, और इसके अंतर्गत इसे एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल किया गया। हालांकि इसके पहले ही इसको प्रोटेक्टो, संरक्षक राज्य था, प्रोटेक्टो स्टेट के रूप में दर्जा दिया गया। तो ये अनुच्छेद 2A के माध्यम से इसे 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो 1974 में हुआ, इसके माध्यम से प्रोटेक्टोरेट स्टेट की जगह एसोसिएट स्टेट बनाया गया, सहराज, एसोसिएट स्टेट, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, सहराज, सहराज बनाया। लेकिन यहाँ की जनता ने पूरी तरीके से कहा कि हमें भारत का अभिन्न अंग बनाओ, और फिर इसके लिए किया जाता है ये 26वां संविधान संशोधन। तो 26वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम को भारत का फुल फ्लेज्ड स्टेट, जिसे क्या कहा जाता है, पूर्ण राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और ये बात कब की है, ये है 1975। दोनों क्वेश्चन पूछा गया। अब क्वेश्चन आपके एग्जाम में दो तरीके से, क्वेश्चन आता है कि सिक्किम को सहराज या एसोसिएट राज्य का दर्जा कब दिया गया, तब आंसर क्या लगाओगे, 1974। संविधान संशोधन पूछे तब आंसर क्या, 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से। लेकिन क्वेश्चन तनिक घुमा के पूछे कि सिक्किम को भारत में 36वें राज्य के सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, फुल फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा कब दिया गया, तो इसके लिए आंसर आपका बदल जाएगा, 36वें संविधान संशोधन 1975 के। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये संविधान संशोधन है, यहां लिख भी दे रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डबल MI, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार ये दो में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता रहा है, हमेशा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए दिन पूछा जाता रहा है। तो ये आपको क्या पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो भाई आगे देखते हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया 35वां संविधान संशोधन के बाद आगे देखते हैं अगला। अगला है 36वां संविधान संशोधन, सॉरी 36वां तो हो चुका है। अगला है 38वां संविधान संशोधन। 38वां संविधान संशोधन कब हुआ, 38वां संविधान संशोधन 1975, जब आपातकाल लगा था,
उस दौरान ये संविधान संशोधन किया। तो 38वां संविधान संशोधन आपातकाल, और किसके द्वारा? इस समय है पीएम इंदिरा गांधी। पीएम इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया। इसमें क्या किया गया? 38वें संविधान संशोधन में किया गया कि अगर प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी, आपातकाल की उद्घोषणा होती है, आपातकाल की उद्घोषणा, जिसे क्या कहा जाता है? प्रोक्लामेशन, प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी, प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी, या भारत के प्रेसिडेंट या गवर्नर, पी का मतलब यहाँ राष्ट्रपति और जी का मतलब है यहाँ गवर्नर, इनके द्वारा जो ऑर्डिनेंस निकाले जाते, अध्यादेश, इन दोनों को कहा गया कि इन दोनों के लिए जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। मनमानापन देखो सरकार का। क्या कहा गया? कि इनका न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। साफ साफ मना किया गया कि अगर 38वें संविधान संशोधन से सीधा परिवर्तन किया गया, 38वें संविधान संशोधन के माध्यम से सीधा परिवर्तन किया गया। क्या परिवर्तन किया गया? कि अगर भारत की संसद के द्वारा यह परिवर्तन किया गया कि अगर राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश या राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश लाया जाता है या आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है, तो इनका न्यायपालिका के द्वारा जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। ये बात किससे? ये 38वें संविधान संशोधन से की गई। 38वें संविधान संशोधन के बाद हम सीधे चलते हैं, अगला हम 39वां संविधान संशोधन समझते हैं। अब जो ये कम इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, अब यही सारे क्वेश्चन क्या हैं, आए दिन पूछे जा रहे हैं। तो ये हल्के में इसको जितना जहां आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, यकीन मानिए अगर अच्छे से आप नोट्स बना लिए, उसका रिवीजन कर लिए, आईएएस तक की गारंटी देते हैं, यूपीएससी तक का, किसके बाहर ना कोई क्वेश्चन पूछा गया है और ना भविष्य में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी एग्जाम आप दीजिए, अच्छे से रिवाइज करिए, एक एक चीजों को जो यहां बता रहे हैं दिमाग में बैठाइए, क्वेश्चन इसी के अंदर से आएगा आएगा आएगा। चलो, तो इसी के साथ अगला हम लोग देखते हैं 39वां संविधान संशोधन। 39वें संविधान संशोधन में क्या किया गया ये समझते हैं। और ये 39वां संविधान संशोधन भी कब आता है? 1900। होता क्या है? इंदिरा गांधी चुनाव जीतती हैं, उस पर आरोप लगता है कि उन्होंने अवैध तरीके से चुनाव को जीता है। 1975 में जब ये आरोप लगा और ये एक याचिका दायर की जाती है, इंदिरा गांधी, एक तरफ इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण, राजनारायण के द्वारा ये याचिका दायर की गई कि इन्होंने अवैध तरीके से चुनाव जीता है। और इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा चुनाव को अवैध घोषित कर दिया जाता है। अब एक ही ऑप्शन बचा था उस चुनाव को अवैध से बचाने के लिए। इंदिरा गांधी के द्वारा जो चुनाव हुआ था, इस अवैध को रद्द करने के लिए, चुनाव को जो अवैध हुआ था उसी के विरुद्ध में कौन सा 39वां संविधान संशोधन लाया जाता है? 1975। कब लाया जाता? 1975 में। तो आपका ये अब समझ में आ चुका होगा इसका संबंध इससे। 1975 में जो चुनाव हुआ था उसी को नल एंड वाइड करने के लिए ये इंदिरा गांधी के द्वारा लाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? असल में क्वालिफिकेशन को लेकर के ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। इंदिरा गांधी ने बहुत चालाकी से क्या कहा कि अगर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव है, प्रेसिडेंट का चुनाव है, या वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति का चुनाव है, या लोकसभा राज्यसभा इनके सदस्यों का चुनाव है, सदस्यों का चुनाव, तो इनमें जो भारत की संसद है, पार्लियामेंट है, जो योग्यता निर्धारित कर देगी संसद, वही मान्य होगा, वही मान्य होगा। यानी सर्वोपरि कौन है? इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद सर्वोपरि है। तो भारत के यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, इसी में स्पीकर भी लिख लीजिए, स्पीकर, इनसे संबंधित जो भी चुनाव के संबंध में योग्यता निर्धारित करने के पास अगर किसी के पास पावर है, वो कौन सी है? भारत की पार्लियामेंट। भारत के पार्लियामेंट के पास पावर है कि उसको क्या करे? यानी स्थापित करे, उसके द्वारा जो योग्यता निर्धारित होगी वो फाइनल होगी। तो ये था 39वां संविधान संशोधन। अब इसी के आगे हम समझते हैं 39वें संविधान संशोधन के आगे भी देखते हैं। 39वें संविधान संशोधन के आगे भी हम लोग क्या है जानने की कोशिश करते हैं। और इसके बाद अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सामने आर्टिकल आने वाला है जिसका नाम है 42वां संविधान संशोधन। और 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ और बहुत ज्यादा व्यापक स्तर पर भारतीय संविधान में परिवर्तन किया गया। तो अगला 42वां संविधान संशोधन, इससे क्या किया गया? इससे
व्यापक स्तर पर संविधान में परिवर्तन, व्यापक स्तर पर संविधान में परिवर्तन किया गया। संविधान में परिवर्तन, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, बलुसुन संविधान संशोधन। और ये कब हुआ, तो ये 4 को ऐड कर लो, 4 + 2 कर दो तो ये 6 बतना। इससे मतलब क्या हुआ, 1976 में। इसीलिए इसे मिनी संविधान, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। मिनी संविधान के नाम से भी इसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी संविधान के नाम से जाना जाता। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि आखिरकार बताइए सर कि ऐसे कौन से व्यापक परिवर्तन किए गए 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, आखिरकार कौन से परिवर्तन किए जाते हैं। सबसे पहले, अब कुछ भी आप इसमें जितना बताने जा रहे हैं उन सबको 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही शामिल किया जाता है। और 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या शामिल किया गया, तो पहला प्रस्तावना, शुरुआत प्रस्तावना से ही कर लेते हैं। प्रस्तावना में 3 शब्द ऐड किए गए प्रेम्बल में, कौन, तो एक तो सोशलिस्ट, सोशलिस्ट समाजवादी, दूसरा शब्द कौन, सेक्युलर पंथ निरपेक्ष, तीसरा इंटीग्रिटी, जिसे क्या कहा जाता, अखंडता। तीनों शब्द ये भारतीय प्रस्तावना में भी आपने पीछे देखा था, यहां भी इकट्ठा सारी चीज देखेंगे। इसे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया जाता है। मेंस में कभी भी क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिल सकता है कि भारतीय 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी संविधान कहा जाता है, व्याख्या कीजिए। आएगा क्वेश्चन, अब ये भरी से यही है, आप देखोगे इसी टाइप का। तो पहला तो इसमें प्रस्तावना में संशोधन किया गया, और क्या क्या किया गया, सोशलिस्ट समाजवादी, सेक्युलर पंथ निरपेक्ष, इंटीग्रिटी, अखंडता जैसे शब्द को शामिल किया जाता है। अगला क्या परिवर्तन किया गया, अगला परिवर्तन किया गया इसी के माध्यम से फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही, 42वां जो संविधान संशोधन था, इसी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्य, और मौलिक कर्तव्य कितने, 10। इसके लिए बकायदा भाग 4A को शामिल किया गया, और अनुच्छेद 51 कैपिटल ए, भाग 4A, अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 51A। और साथ में आगे चलकर वर्तमान में देखोगे तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य। तो ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, ये कौन सा, तो आगे 86वां हम बताएंगे। 86वां संविधान संशोधन ये 2002 में किया जाता है, 2002 में किया जाता। यानी ये 42वें संविधान संशोधन से याद रखिएगा, भारतीय संविधान में कितने, तो 10 मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया जाता है। तो प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन से 3 शब्द ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर व इंटीग्रिटी, अखंडता। दूसरा हमने क्या कहा कि और कहां परिवर्तन किया गया, तो फंडामेंटल ड्यूटीज को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया, और कौन से, तो हमने कहा 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया जाता है। और क्या 42वें संविधान संशोधन से किया गया, अगला देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, संशोधन के माध्यम से देखो भाई, डीपीएसपी, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या क्या शामिल किया गया, ये हम जान लेते हैं। एक तो अनुच्छेद है 39 कैपिटल ए, इसको शामिल किया गया, जो किसकी बात करता है, पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, समान न्याय एवं निःशुल्क, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई। और कौन सा आर्टिकल, अनुच्छेद और कौन, हाँ अगला देखिएगा, अनुच्छेद और कौन सा शामिल किया गया, अनुच्छेद 43A, 43A, अनुच्छेद 43A। 43A क्या है, उद्योगों में कर्मकारों का प्रबंधन, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज हिंदी में बोले तो उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी,
इसको भी 43A में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया जाता है। और साथ में अगला है अनुच्छेद 48A। डीपीएसपी की ही बात कर रहे हैं। 48A में और क्या शामिल किया जाता है? तो 48A में पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण वन्य जीव, पर्यावरण वन व वन्य जीव का संरक्षण, पर्यावरण वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण, इसको भी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 39A में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 43A में पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, और साथ में हमने क्या कहा अगला 48A प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि पर्यावरण वन व वन्य जीवों का संरक्षण, इसे भी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया जाता है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया जाता है। और क्या किया जाता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अगला क्या किया गया 42वें संविधान संशोधन से? 42वें संविधान संशोधन से इसमें कहा गया कैबिनेट की, कैबिनेट, इसमें क्या कहा गया कैबिनेट, और कैबिनेट का शब्द एक जगह मात्र प्रयोग हुआ है अनुच्छेद 352 में, और कहीं पर भी कैबिनेट शब्द भारतीय संविधान में शामिल नहीं किया गया, और इसे भी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया। कैबिनेट की सलाह राष्ट्रपति पर बाउंड होगी, बाध्यकारी होगी। कैबिनेट की सलाह राष्ट्रपति पर क्या होगी? बाध्यकारी। इसमें कहा गया जो कैबिनेट की सलाह होगी वो राष्ट्रपति पर क्या होगी? राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होगी। कैबिनेट की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होगी। इसे भी 42वें संविधान संशोधन से निर्धारित किया गया। यानी 42वां संविधान संशोधन व्यापक स्तर पर देखो कितना कि कैबिनेट जो सलाह दे दी गई राष्ट्रपति किंतु परंतु हूं हां नहीं कर सकते, उनको हां करना ही करना होगा, ये भी तय कर दिया गया। तो ये कैबिनेट की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी बनाई गई। और इसी के माध्यम से एक और जिसे कैट के नाम से आज आप जानते हो, इसको भी जो कैट यानी केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल प्राधिकरण, तो ये यहां पर आपके सामने कौन सा ये 42वां संविधान संशोधन लिखा है। ये 42वां संविधान संशोधन को हम कहे थे कब हुआ? तो ये 4 और 2 को प्लस करोगे तो कितना बनेगा? 6 बनेगा। तो लास्ट में ये 6 लिखा हुआ, यानी 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिरकार 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से क्यों जाना जाता है। इंटरव्यू में भी 18 में जब हम पीसीएस का इंटरव्यू दे रहे थे तो वहां पर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से क्यों जाना जाता है। तो ये इसलिए जाना जाता क्योंकि आज की क्लास में हम इसको काफी डिटेल में चर्चा पर चर्चा आपसे करने वाले हैं कि 42वां संविधान संशोधन एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन था जो संविधान का शायद ही कोई हिस्सा बचा हो जिसको प्रभावित ना किया हो। अर्थात 42वें संविधान संशोधन से बड़े स्तर पे व्यापक स्तर पर पूरे के पूरे संविधान में परिवर्तन किया गया और इन्हीं परिवर्तनों की वजह से 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मेंस का भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो हमने आपको क्या बताया, यानी व्यापक स्तर पर संविधान में परिवर्तन किया गया, इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता। और इसके माध्यम से कौन कौन से आखिरकार परिवर्तन किए गए? तो सबसे पहले प्रस्तावना, भारतीय संविधान का प्रस्तावना, और प्रस्तावना में 3 शब्द सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, यानी सोशलिस्ट यानी समाजवादी, सेक्युलर पंथ निरपेक्ष, इंटीग्रिटी अखंडता, ये 3 शब्द ऐड किए गए। इनका मतलब क्या होता है तो पिछली क्लास में हम आपको इसके बारे में डिटेल से बता समझा चुके हैं। तो ये समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, इनको भारतीय संविधान के प्रेमबल अर्थात प्रस्तावना में इसको शामिल किया जाता है। अगला क्या परिवर्तन किया गया? तो अगला परिवर्तन किया गया मौलिक कर्तव्य, जिसे आप फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम से जानते हो। मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई भी प्रावधान नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक नया आर्टिकल यहां आपके सामने लिखा मिल रहा होगा, आर्टिकल 51 कैपिटल ए, अनुच्छेद 51A को शामिल किया जाता है। और भाग 4 कैपिटल ए, यहां भाग 4 कैपिटल ए में 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया जाता है। कितने? 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया जाता। आप कहेंगे सर वर्तमान में तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो जी हां, क्योंकि 11वां मौलिक कर्तव्य आगे चल करके यहां पर हमने आपको मेंशन भी कर दिया 86वां संविधान संशोधन होगा, और इसके माध्यम से जो 11वां मौलिक कर्तव्य है कि प्रत्येक माता पिता अथवा अभिभावक का यह कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को यानी अनिवार्य, निःशुल्क, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का उपबंध करें। तो यह भी प्रोविजन इसी 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा और क्या किया गया
42वें संविधान संशोधन से, तो 42वें संविधान संशोधन से अब हम इसमें देखते हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे डीपीएसपी के नाम से जाना जाता है, उसमें क्या परिवर्तन किया गया। तो इसमें अब यहां पर 3 नए आर्टिकल आपके ऐड किए गए। एक है आर्टिकल 39 कैपिटल ए, अगला है अनुच्छेद 43 ए, अगला है अनुच्छेद आर्टिकल 48 है। तो जो इसमें 39 ए है, यह किसकी बात करता है? यह सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। जब हम आपको डीपीएसपी कंप्लीट करवा रहे थे तो इसका समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता को काफी डिटेल में बताया था। तो इसमें समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 39 कैपिटल ए में यानी शामिल किया जाता है। जो असहाय हैं, वंचित हैं, गरीब हैं, जिनका न्याय तक पहुंच संभव नहीं हो सकती, तो इसके लिए भारत सरकार के द्वारा निःशुल्क लीगल एड, जिसे विधिक सहायता कहा जाता है, यह यानी राज्य के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है गरीबों को, वंचितों को, असहायों को। अब अगला है इसके अलावा अनुच्छेद 43 ए। अनुच्छेद 43 ए को भी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में शामिल किया गया। और इसमें क्या प्रोविजन किया गया? तो इसमें आपका लिखा है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज, यानी उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान भी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया जाता है। तो ये 42वें संविधान संशोधन से जब उद्योगों का मैनेजमेंट होगा, प्रबंधन होगा, तो उसमें श्रमिकों को भी एक स्टेक होल्डर, हितधारक मान करके उनको भी शामिल किया जाएगा मैनेजमेंट में। तो इसीलिए इसको भी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपके यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यहां से भी आपके क्वेश्चन पूछा जा चुका। इसके अलावा अनुच्छेद 48 ए किसकी बात करता है? ये डीपीएसपी का ही पार्ट है। इसमें एनवायरमेंट यानी पर्यावरण, फॉरेस्ट वन और साथ में वाइल्ड लाइफ, जो वन्य जीव होते हैं, इनके संरक्षण की बात करता है, यानी प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की बात करता है। तो इसे भी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 48 ए में शामिल किया जाता है। यहां तक आपका ये क्लियर हो चुका होगा। यानी अभी हमने देखा, बिल्कुल एक सीक्वेंस से देख रहे हैं कि 42वें संविधान संशोधन से कहां परिवर्तन किया गया। तो पहला हमने कहा प्रेमबल में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जैसे शब्द 3 शामिल किए गए। इसके अलावा फिर हमने कहा और क्या किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, यहां पर भी 3 आर्टिकल को शामिल किया गया। अनुच्छेद 39 ए, अनुच्छेद 43 ए, अनुच्छेद 48 ए। 39 ए में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 43 ए में यानी किसकी बात करता? उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी की बात करता है। और अनुच्छेद 48 ए पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण की बात करता है, प्रोटेक्शन की बात करता है। इसी के आगे हम लोग चलते हैं और 42वें संविधान संशोधन में क्या किया गया? तो 42वें संविधान अब आपका जो फेडरल ढांचा है, संघीय ढांचा है, उसको भी इसके माध्यम से प्रभावित करने की कोशिश की गई। आप कहेंगे सर कैसे की गई है, तो बताइए। तो ये पहली बार होगा कि जो कैबिनेट है, जिसे मंत्रिमंडल कहा जाता, इसका अनुच्छेद 352 और 352 का संबंध किससे है, आगे हम और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसका संबंध है किससे? राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी से। तो आर्टिकल 352 में क्या किया गया? यानी कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया और यह कहा गया कि कैबिनेट की जो सलाह होगी, ये राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी, राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। क्योंकि याद कीजिए आर्टिकल 74 और 75, इसमें प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो मंत्रिपरिषद होगी, अर्थात मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट होगा, इसमें कहा गया था कि जो राष्ट्रपति है, यह प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित मंत्रिमंडल के द्वारा या मंत्रिपरिषद के द्वारा जो दी गई सलाह एवं परामर्श है, उसके अनुसार राष्ट्रपति को काम करना होगा। लेकिन कहीं पर भी क्लियर लिखा नहीं था कि यह राष्ट्रपति के लिए यानी मैंडेटरी या बाइंडिंग बाध्यकारी है कि नहीं, उसे मानना ही पड़ेगा या फिर पुनर्विचार के लिए वापस भी लौटा सकता। तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से बिल्कुल यानी क्लीन चिट क्लियर कर दिया गया। कैसे? कि ये राष्ट्रपति के लिए क्या होगी? बाध्यकारी होगी, जो कैबिनेट सलाह देगी। तो ये परिवर्तन किया गया। अगला परिवर्तन 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जिसे किस नाम से जाना जाता? केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण यानी कैट, CAT, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के नाम से जाना जाता है। इसको भी क्या किया गया? शामिल किए जाने की यानी इसमें भारतीय संविधान में शामिल किया जाता है। तो इसमें 2 अनुच्छेद शामिल किए गए। एक अनुच्छेद 323 कैपिटल ए है, एक अनुच्छेद 323 कैपिटल बी है। यानी जो प्रशासनिक से संबंधित अभिकरण है यानी ट्रिब्यूनल है, उनका उल्लेख 323 ए में किया गया। इसके अलावा जैसे व्यापार से है और कई गतिविधियां होती हैं, सेवा से संबंधित कोई विवाद है, तो उसका निपटारा किसमें होगा? 323 बी में होगा। और इसके लिए बकायदा एक भाग भारतीय संविधान में शामिल किया जाता है, भाग 14 ए। भाग 14 ए का संबंध पूछे तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से है। और इसके लिए 2 संविधान में अनुच्छेद शामिल किए गए, एक 323 कैपिटल ए व अगला 323 कैपिटल बी को शामिल किया जाता है।
ये भी 42वें संविधान संशोधन से किया गया। और क्या 42वें संविधान संशोधन से किया गया, तो इसमें कुछ जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जाना जाता है, इनको लागू करने के लिए अर्थात प्रभावी बनाने के लिए यानी कहा गया जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, इनका उल्लंघन किया जा सकता है। इसके पहले भी आपने देखा जो 25वां संविधान संशोधन था, उसमें क्लियर कट कहा गया था कि अनुच्छेद 39 बी व सी को लागू करने के लिए अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है। यहां पर क्लियर नहीं लिखा गया, यहां पर पार्लियामेंट ने अपने पास पावर को और अधिक होल्ड करने की कोशिश की, यानी संसद, ये 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह ऑथराइज किया गया संसद को कि वह डीपीएसपी को लागू करने के लिए क्या कर सकती है, अगर सरकार कुछ मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है तो इस आधार पर उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो इसे भी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया जाता है। इसके अलावा और क्या इसमें, तो इसमें कहा गया कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी सीए का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन जो भी होगा उसको न्यायिक समीक्षा से परे, यानी इसका न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, इसकी जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकती, ये भी इसी 42वें संविधान संशोधन में किया गया। और क्या किया गया, अगर इसके आगे हम बात करते हैं तो इसमें 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह कहा गया कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली अर्थात विधानसभा है, जहां प्रत्यक्ष रूप से 5 सालों के लिए आमतौर पर चुनाव होते हैं, तो इसमें लोकसभा और विधानसभा का यानी कार्यकाल 1 साल इंक्रीज किया। आमतौर पर 5 साल होता था, लेकिन इसमें 1 साल इंक्रीज करके कितना, तो इसको 6 साल कर दिया गया। कितने साल कर दिया गया, इसको 6 साल कर दिया गया। और इसी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह क्लियर किया गया जो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत नेशनल इमरजेंसी को लगाया जाता है, तो इस नेशनल इमरजेंसी को भारत के किसी भी कोने में या भूभाग में लगाया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं कि पूरे भारत में 1 साल लगे, क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं था क्या भारत के कोई, मान लो कोई ये भारत है तो इस भारत के इस इतने क्षेत्र में लगाना है तो क्या नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता, तो इसमें बिल्कुल 42वें संविधान संशोधन से ये क्लियर किया गया कि जो नेशनल इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपातकाल है, इसे भारत के किसी भी भूभाग में लगाया जा सकता है। और इसमें 42वें संविधान संशोधन से क्या परिवर्तन किया गया, तो इसमें राष्ट्रपति शासन यानी अनुच्छेद 356 में भी बदलाव किया गया। क्या बदलाव किया गया, यानी इसी 356 का संबंध जिसे क्या कहा जाता है, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, संवैधानिक तंत्र की विफलता, क्या कहा जाता है, 356 को संवैधानिक तंत्र की विफलता के नाम से जाना जाता है। तो अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो वहां पर यानी राष्ट्रपति शासन को लागू कर दिया जाएगा। और यह अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, कितना, 356 के अंतर्गत, और इसमें कहा गया एक बार में जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है वह 6 माह के लिए लागू होगा और अगले 6 माह के लिए इसे इंक्रीज किया जा सकता है, अर्थात एक बार में अधिकतम 1 साल के लिए राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है। तो ये, और अब अगला अगर क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाता है कि मैक्सिमम राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए लागू हो सकता है, तो ये मैक्सिमम 3 साल के लिए लागू हो सकता है, 3 साल से ज्यादा लागू नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाए कि एक बार में कितने समय के लिए लागू होगा, तो ये 6 यानी एक बार पहली बार जब लागू होगा तो 6 माह के लिए लागू होगा, लेकिन अगले 6 माह के लिए इंक्रीज किया जा सकता, अर्थात एक बार में मैक्सिमम 1 साल के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। और क्या किया गया 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, तो इसमें 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक और बदलाव किया गया, यानी अगर ग्रेव सिचुएशन ऑफ इंडियन एनी टेरिटरी, यानी भारत के किसी भी भूभाग में अगर गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है, आप कहेंगे किस चीज की गंभीर स्थिति, तो यह गंभीर स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की, लोक व्यवस्था जिसे आप कहते हो, अगर भारत के किसी भी भूभाग में यानी लॉ एंड ऑर्डर यानी विधि और व्यवस्था का चैलेंज उत्पन्न हो गया है या सिचुएशन गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो ऐसे में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि सशस्त्र बलों की, जिसे केंद्रीय सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज के नाम से जाना जाता, तो केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती की जा सकती है। किसकी तैनाती की जा सकती है, केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती की जा सकती है। इसे भी 42वें संविधान संशोधन से लागू किया गया, क्योंकि आप कानून व्यवस्था जो विषय है ये राष्ट्र सूची का विषय था, ऐसे में ये 42वें संविधान के माध्यम से जो राष्ट्र सूची के विषय पर भी यानी जो सेंट्रल केंद्र सरकार है उसको क्या किया गया, पावर 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रदान कर दी जाती है। और क्या बदलाव किया गया, अगर अगले बदलाव की ओर चलें, ये 42वां संविधान संशोधन ही चल रहा है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो राष्ट्र सूची के 5 विषय थे, राष्ट्र सूची के कितने विषय थे, राष्ट्र सूची के जो 5 विषय थे, इसको समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट में क्या किया गया, हैंड ओवर किया गया, हस्तांतरित किया गया। क्या किया गया, हस्तांतरित किया गया। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा ये 5 विषय कौन कौन से थे जो हैंड ओवर किए गए, तो ध्यान रखिएगा, एक तो एजुकेशन शिक्षा, ये राष्ट्र सूची का विषय हुआ करता था। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे
कहां से? तो ध्यान रखिएगा, राज सूची से उठा करके इसको किसमें डाल दिया गया? समवर्ती सूची में। दूसरा वही वन्य जीव और पक्षियों का जो संरक्षण था, वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण, ये पहले राज सूची का विषय हुआ करता था, इसको भी समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो ये दूसरा विषय हो गया। और तीसरा वेट्स एंड मेजरमेंट, तौल यानी वजन और माप तौल को भी 42वें संविधान संशोधन से राज सूची से उठाया गया और इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो तीसरा ये था, यानी वजन और माप तौल। चौथा न्याय का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, न्याय का प्रशासन, ये चौथा विषय था। और पांचवा विषय था सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अलावा अन्य कोर्टों की स्थापना भी का जो विषय था, यानी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य न्यायालयों की स्थापना, यह भी पहले राज सूची का विषय हुआ करता था। इसे भी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से उठा करके समवर्ती सूची में रख दिया जाता है। तो ये जो आपके सामने बदलाव आप देख रहे हो, ये 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये व्यापक स्तर पर बदलाव किए जाते हैं, व्यापक स्तर पर बदलाव किए जाते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो 5 विषय थे, पहले ये किसमें? राज सूची। तो राज सूची में पहले थे कितने? 66 विषय। 5 विषय इसको समवर्ती सूची में डाला गया, तो 5 इसमें घटा दीजिए, तो वर्तमान में इसमें कितने यानी विषय बचते हैं? 61 विषय। लेकिन जो समवर्ती सूची थी पहले 47 विषय थे, 5 इसमें और ऐड कर दिए गए, तो 47 में 5 ऐड कर दो तो कितने? ये 52 जो विषय हैं ये समवर्ती सूची में, यानी विषयों की संख्या ज्यादा हुई। लेकिन राज सूची में चूंकि 5 विषय हटाए गए तो उनकी संख्या कम हो गई, और ये 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या परिवर्तन किया जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो परिवर्तन किया जाता है, यह एजुकेशन, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, वजन एवं मापतौल, 5 बिल्कुल आपके फिंगर पे होने चाहिए। कौन? शिक्षा पहला हो गया। दूसरा वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, दूसरा हो गया। तीसरा माप एवं वजन और मापतौल, चौथा न्याय का प्रशासन, और पांचवा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को छोड़कर अन्य न्यायालयों की स्थापना। ये 5 विषय हैं जिसे उठा करके किसमें रख दिया गया? समवर्ती सूची में रख दिया जाता है। यहां तक क्लियर हो चुका होगा। अगला आइए, तो ये था आपका कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। जब भी मेंस में क्वेश्चन आए कि 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है, तो जो पॉइंट आपके सामने बताए हैं, इन्हीं को वहां मेंस में आंसर में इंक्लूड करना होता है। इन्हीं को आंसर में क्या करना होता है? इंक्लूड करना होता है। अब आइए, अगला आपके सामने लिखा है 43वां संविधान संशोधन। 43वां संविधान संशोधन जो है ये 1977 में होता है। इसमें कुछ और नहीं किया गया। जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू कर सकते थे, ये पावर छीन ली गई थी। फिर से रिस्टोर, उनको पुनर्बहाल कर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अब फिर से न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जो न्यायिक समीक्षा करने की पावर, जुडिशियल रिव्यू की पावर थी, जिसको लिया गया, उसी को, जुडिशियल रिव्यू को पुनर्बहाल किया गया। और ये कौन से? 43वें संविधान संशोधन 1977 के माध्यम से इनको फिर से ये पावर जुडिशियल रिव्यू की दी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला टॉप पॉइंट की ओर। 44वां संविधान संशोधन। जैसे 42वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, वैसे ही यानी 44वां संविधान संशोधन भी इंपॉर्टेंट है। ये आपका 1978 में होता है। 1978 में 44वां संविधान संशोधन होता है, और इसमें जो लोकसभा और विधानसभा का जो 5 साल की बजाय इसको 6 साल कार्यकाल किया गया था, इसको अपने मूल जो पहले 5 साल था इसको घटाया जाता है, और घटा करके यानी कितना कर दिया जाता है? 5 साल। कितना कर दिया जाता है? इसको घटा करके कितना? 5 साल कर दिया जाता है। 5 साल इसको कर दिया जाता है। और 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक बदलाव और किया जाता है, जो आंतरिक अशांति को हटा करके उसके स्थान पे सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया जाता है। आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा, जैसे लोकसभा की कार्रवाई हो, राज्यसभा की हो, विधानसभा की हो, विधान परिषद की हो, उसका एक कोरम चाहिए, और ये कोरम कितना है? यानी टोटल सदस्य संख्या का 10%, या इसी को 1/10 के नाम से जाना जाता। इतना कोरम चाहिए ही चाहिए। लेकिन 42वें संविधान संशोधन जब किया गया था तो उसमें कोरम को भी समाप्त कर दिया गया था, कोई कोरम वोरम की जरूरत नहीं। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन किया गया तो एक बार फिर से यानी ये अनिवार्य कर दिया गया कि कोरम बगैर सदन की कार्रवाई किसी भी कीमत पर नहीं चलाई जा सकती है। तो ये बदलाव कैसे किया गया? 44वें संविधान संशोधन से किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 44वें संविधान संशोधन से अभी आपको आने वाला है, क्या कि कैबिनेट की, अब ये साफ साफ कर दिया गया, ये स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल तब तक नहीं लगाया जा सकता है जब तक कि कैबिनेट की लिखित सलाह ना दी गई हो। लिखित रूप में होना चाहिए, इन रिटन सलाह होनी चाहिए। तो ये अनिवार्य कर दिया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए कैबिनेट की लिखित यानी सलाह चाहिए। और एक और बदलाव किया गया कि नेशनल इमरजेंसी ही क्यों ना लगी हो, कभी भी अनुच्छेद 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। यह भी 44वें संविधान संशोधन से किया गया। तो इसमें आपके सामने लिखा है कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 एवं 21 का निलंबन नहीं होगा, यानी अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी समाप्त नहीं हो सकते, भले ही नेशनल इमरजेंसी क्यों ना लगी हो। और यह भी परिवर्तन 44वें संविधान संशोधन से किया गया। और क्या किया गया? अब उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था आर्टिकल 31 के अंतर्गत, लेकिन संपत्ति के अधिकार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें भी बदलाव किया गया और कहा गया जो संपत्ति का अधिकार है यह
यह अब मौलिक अधिकार नहीं होगा, क्योंकि इसे जो आर्टिकल 300A में इसको शामिल कर दिया गया, अर्थात इसे एक विधिक अधिकार या इसी को कहा जाए संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। अर्थात जो ये मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार था, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जाओगे, 19F जो आर्टिकल 19(1) ये एफ के अंतर था, इसमें इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, मौलिक अधिकार से इसे समाप्त कर दिया गया और इसे कहां, तो इसे यानी अनुच्छेद 300A में शामिल किया गया। तो ये पिछली बार का यूपीएससी का पेपर आप देखेंगे तो वहां यही संपत्ति वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि क्या यह विधिक अधिकार है या फिर ये संवैधानिक अधिकार है या फिर विधिक व संवैधानिक दोनों है या मौलिक अधिकार है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया था। तो वर्तमान में यह लीगल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, लेकिन फंडामेंटल राइट संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये थे आपके 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन से ये परिवर्तन किया गया। अगले चलते हैं, अगला है, इसके बाद सीधे इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 52वां। यहां से भी क्वेश्चन आपके यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है सिविल सर्विसेज में। तो इसमें क्या 52वां संविधान संशोधन क्यों लाया गया, क्योंकि इस समय राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा था, आया राम गया राम की सरकार चल रही थी, कभी कोई विधायक या सांसद आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में, यही पूरा यानी चक्र चल रहा था। तो इसी दल बदल को रोकने के लिए यानी एंटी डिफेक्शन लाया गया, जिसे दल बदल विरोधी कानून के नाम से जाना गया, एंटी डिफेक्शन लॉ। और ये राजीव गांधी की सरकार के द्वारा इसके लिए बकायदा 1985 में 52वां 52 संविधान संशोधन किया जाता है और इसके माध्यम से 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में शामिल की जाती है, जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ का उल्लेख किया जाता है। इसमें शुरुआती स्तर पर जब ये लाया गया तो इसमें दल बदल कब नहीं माना जाएगा, ये कहा गया अगर कोई पार्टी है, मान लो सपा है, बीजेपी है, कोई भी A to Z मान लेते हैं बीजेपी का ही, उसके टोटल जो सदस्य संख्या है, अगर बीजेपी के जितने भी एमपी एमएलए हैं तो उसमें से अगर एक तिहाई सदस्य अलग हो जाते हैं तो इस पे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा, इसे पार्टी का स्प्लिट माना जाएगा, यानी विभाजन माना जाएगा और ये लागू नहीं होगा। लेकिन इसी में आगे चल करके जो ये 1/3 वाला था, जिस पे यानी इसमें भी परिवर्तन किया गया और ये अनिवार्य किया गया कि 2 तिहाई, कितना 2 तिहाई, वर्तमान में ध्यान रखिएगा 2 तिहाई है। अगर किसी भी बीजेपी के जैसे एग्जाम्पल लिए थे, अगर टोटल इनकी जो संख्या एमपी या एमएलए की है, अगर इसकी 2 तिहाई अलग हो जाते हैं तो इसे पार्टी का टूटना माना जाएगा, यहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता। बाकी अन्य मामलों में कब कौन पार्टी ज्वाइन करेगा, निर्दलीय, नामित सदस्य, जैसे जैसे टॉपिक आता जाएगा आपको हम इसमें आपको बताएंगे। यहां ओवरव्यू हम ले रहे हैं जब तक संविधान संशोधन किए गए। तो ये था 52वां 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला, इसके बाद 58वां संविधान संशोधन, इसमें इससे भी आपके आरओ में क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि ऐसे क्या होते हैं, नॉन इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन तनिक टिपिकल बनाना होता है तो एग्जामिनर क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में पूछता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या करता है, पूछता है। आगे देखो भाई, तो इसमें क्या किया गया, 58वें संविधान संशोधन ये कब हुआ, 1987 में हुआ और इसके माध्यम से अभी तक जो भारतीय संविधान इंग्लिश वर्जन था तो उसी को टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी, यानी इसको कहा गया जो हिंदी में संविधान लिखा गया उसका वही महत्व है जो अंग्रेजी वाले वर्जन का है। तो ये इसमें क्लियर किया गया, अर्थात इसमें सेम एज इंपॉर्टेंस, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो इंग्लिश में है वही हिंदी वाले वर्जन का भी होगा। ये 58वें संविधान संशोधन के माध्यम से परिवर्तन किया गया। अगला देखिएगा और क्या परिवर्तन किया गया, तो यह परिवर्तन किया गया 61वें संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ। कब हुआ, 1989 में हुआ। इसके माध्यम से क्या परिवर्तन किया गया, 1989 में जो 61वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली इनमें मत देने की जो 21 वर्ष की आयु थी इसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। याद रखिए, मत देने का अधिकार क्या है, एक प्रकार का संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। ये भी क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछा गया है। तो मत देने की जो आयु थी ये 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष की गई। कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान संशोधन के माध्यम से परिवर्तन किया गया, तो ये परिवर्तन किया गया है 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से। कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से, 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से परिवर्तन किया जाता है। इसके अलावा 65वां संविधान संशोधन, 65वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो एससी एसटी के लिए स्पेशल ऑफिसर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। आगे चल करके यही जो स्पेशल ऑफिसर फॉर एससी एसटी होगा, यानी ये 65वें संविधान संशोधन से ये नेशनल कमीशन बनाया गया, नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी, नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी यानी अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान 65वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया जाता है। आगे चल करके 69वां संविधान संशोधन लाया जाता है और ये 1991 में लाया जाता है और इसमें जो दिल्ली को एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर के रूप में तब्दील किया जाता और यहां पर विधानसभा
का प्रावधान किया जाता है जिसमें 70 सदस्य होंगे और इसमें मुख्यमंत्री को शामिल करते हुए जैसे अन्य मामलों में देखोगे तो उसके लिए कितने 15% यानी मंत्रियों की संख्या हो सकती है, लेकिन यहां पर कितना किया गया, टोटल मेंबर का 10% होगा। कितना, यानी ये 7 अधिकतम मंत्रियों की संख्या हो सकती। इसके अलावा अगला 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 73वें संविधान संशोधन को 1992 में लाया गया और इसमें पंचायती राज संस्थान का प्रावधान किया गया और इसके माध्यम से भाग 9 को शामिल किया गया, अनुसूची 11 को, और विषय टोटल जो पंचायत से संबंधित हैं वो 29 विषय रखे गए। 74वां संविधान संशोधन ये भी कब 1992 में लाया गया और 1992 में लाया गया और इसके लिए भाग 9A को शामिल किया गया और ये अर्बन लोकल बॉडीज से यानी शहरी शासन शहरी स्थानीय निकाय से इनका संबंध है और इसके लिए संविधान में अनुसूची 12 में 18 विषय रखे गए हैं और भाग पूछा जाए तो भाग 9A में इसको शामिल किया जाता है। यानी ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे हम एक टॉपिक ही इसको बनाएंगे और डिटेल में इसको जानने व समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। और क्या बदलाव किया गया, 77वां संविधान संशोधन, इसके माध्यम से क्या किया गया, जो एससी और एसटी है इनको प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दे दिया गया। जैसे ऐसे इनको नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थान में तो रिजर्वेशन मिला ही हुआ था, अब कहा गया अगर कोई एससी एसटी का यानी व्यक्ति है तो उसे प्रमोशन में भी, प्रोन्नति में भी रिजर्वेशन दिया जाएगा और ये 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से परिवर्तन किया गया। इसके बाद 81 संविधान संशोधन, 81वें संविधान संशोधन से क्या किया गया, बैकलॉग वैकेंसी में कैरी फॉरवर्ड का नियम लागू किया गया। आप कहेंगे सर बताइए कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या है। मान लो कहीं ये 100 वैकेंसी आती हैं, उस साल 90 भरी गई और 10 एक क्या रह गई, खाली, तो जो ये खाली होगा अगली साल जो वैकेंसी निकाली जाएंगी उसमें ये काउंट नहीं होंगी, बल्कि ये जो 10 वैकेंसी खाली रह गई हैं इनको अलग से भरा जाएगा। क्योंकि ये बात इंदिरा साहनी केस 1992 में ये बात आई थी, क्योंकि उसमें एक लिमिट तय कर दी गई थी कि रिजर्वेशन जो है वो 50% से ज्यादा नहीं दिया जा सकता है। तो ये अब ये तय हुआ कि ये जो वैकेंसी खाली रिक्त रह जाती है, क्या जो अगले साल वैकेंसी 50% की वाली लिमिट के अंदर ये शामिल होंगी, क्या इनको अलग रखा जाएगा। तो यही जो कैरी फॉरवर्ड है, यानी इसी 81वें संविधान संशोधन के माध्यम से कहा गया कि 50% में काउंट नहीं होंगी, बल्कि बैकलॉग वैकेंसी का वो कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। इनको अगले साल विज्ञापन के साथ तो निकाला जाएगा, लेकिन इनको अलग से भरा जाएगा। अगला कौन सा, 84वें संविधान संशोधन, 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके माध्यम से लोकसभा और विधानसभा के लिए कहा गया कि जो सीमांकन होता है, डिमार्केशन होता है, ये 2026 तक अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा और 1991 की जो जनगणना है इसके आधार पर ही यानी लोकसभा और विधानसभा में सीटें तय की जाएंगी। लेकिन इसी में आगे 87वां संविधान संशोधन किया जाता है और जो 1991 का आधार था जनसंख्या जनगणना संसद, उसके बजाय कहा गया 2001 जनगणना को आधार बनाया जाएगा। और क्या परिवर्तन किया गया, 85वां संविधान संशोधन किया गया और 85 संविधान संशोधन से यानी कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी, इसी को परिणामी वरिष्ठता के नाम से जाना जाता है। परिणामी वरिष्ठता का मतलब हुआ कि अगर कोई व्यक्ति एससी एसटी का है और वह यानी उसका सीनियर है तो उसका प्रमोशन में भी वो सीनियरिटी लागू होगी, यानी वो सीनियर ही माना जाएगा। इसी को परिणामी वरिष्ठता के नाम से जाना जाता है। तो पूछेगा कि परिणामी वरिष्ठता किस संविधान संशोधन से लागू किया गया, तो ये 85 संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया जाता है। कौन से 85 संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया जाता है। अगला क्या किया गया, 86 संविधान संशोधन किया गया और ये 2002 में किया गया और इसके लिए बाकायदा 3 परिवर्तन किए गए। एक क्या, अनुच्छेद 21 से यानी जो शिक्षा का अधिकार था इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 21 में और कहा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। 21 में अगला परिवर्तन क्या किया गया, यानी मौलिक कर्तव्य, जो 11वां मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज पीछे बताए हैं उसमें परिवर्तन किया गया और कहा गया 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को क्या किया जाएगा, प्रत्येक माता पिता अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि उसको अनिवार्य यानी शिक्षा उपलब्ध करवाएं। इसके अलावा अनुच्छेद 45 में यह कहा गया कि 6 वर्ष की आयु तक के जो बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे, इनको अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन व केयर, देखभाल यानी शुरुआती स्तर की जो आंगनबाड़ी की शिक्षा देखते हो, इनकी यानी अर्ली प्रारंभिक शैशवावस्था या बाल्यावस्था की शिक्षा और देखभाल राज्य का यह कर्तव्य होगा, राज्य का यह दायित्व होगा कि उसके द्वारा किया जाएगा। तो यह 86 संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया। इसके बाद आता है 89 संविधान संशोधन और ये 2003 में हुआ। इसके माध्यम से जो 65वें संविधान संशोधन पीछे याद करिए, यानी नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी बनाया गया था, उसमें बाइफर्केशन किया गया, विभाजन किया गया और विभाजन करके 2 अलग से कमीशन बने। एक कमीशन एससी यानी अनुसूचित जाति के लिए आयोग बना जो नेशनल कमीशन फॉर एससी कहलाया और दूसरा कमीशन नेशनल कमीशन फॉर एसटी कहलाया और इसके लिए अनुच्छेद 338 यानी एससी के लिए 338 और एसटी के लिए 338A में इसका प्रावधान किया गया। अगला क्या परिवर्तन किया गया, अगला 91वां संविधान संशोधन, इसमें ये 2003 में किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 91। इसमें मंत्रियों की संख्या पहले जितना मन होता था उतना भर दो, लेकिन उसमें लिमिट लगा दी गई। 91 संविधान संशोधन के माध्यम से यह क्लियर कर दिया गया कि अब पीएम प्रधानमंत्री सहित अगर केंद्र के स्तर पर देखा जाए तो अधिकतम मंत्रियों की संख्या कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। यानी जो केंद्र के स्तर पर, और यही बात राज्यों के स्तर पर भी लागू की गई कि मुख्यमंत्री को शामिल करते हुए मैक्सिमम मंत्रियों की संख्या
15% से ज्यादा, सदन की कुल सदस्य संख्या का 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन राज्यों में ये एक और कहा गया कि न्यूनतम कम से कम 12 मंत्री तो होंगे ही, और यही क्वेश्चन आप देखोगे 12 वाला आपके यूपी पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है। अगला इसके बाद 93 संविधान संशोधन, और ये कब हुआ? 2005 में हुआ। और इसमें स्पेशल प्रोटेक्शन किसके लिए किया गया? जो एससी एसटी हैं और ये सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए भी स्पेशल प्रोविजन कौन से 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से किया जाता है। अगला इसमें 96 संविधान संशोधन, 96 संविधान संशोधन के माध्यम से जो ये उड़िया शब्द था इसके स्थान पे ये ODIS शब्द किया गया। तो ये आपका पूछेगा किस संविधान संशोधन से हुआ? तो 96 संविधान संशोधन से किया जाता है। अगला फिर इंपॉर्टेंट है 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो ये 97वां संविधान संशोधन 2011 में होता है, और इसमें सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रावधान किया जाता है। और इसके लिए 2 मौलिक अधिकार का जो अनुच्छेद 19 है उसमें इसको शामिल किया जाता है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत 43B में भी इसको शामिल किया जाता है। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित प्रावधान किया जाता है। इसके बाद 99 संविधान संशोधन, ये कई आपके एग्जाम में भी पूछा गया। इसके लिए NJC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को लाया गया था, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के नाम से जाना जाता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2015 में इसे वैड एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल अर्थात अवैध व असंवैधानिक घोषित कर दिया, और पुरानी व्यवस्था जिसे कोलेजियम व्यवस्था के नाम से जाना जाता वो फिर से लागू कर दी गई है। तो ये रद्द किया जा चुका है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद अगला है 100वां संविधान संशोधन, और 100वां संविधान संशोधन का संबंध लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट से है, यानी भारत व बांग्लादेश के बीच, यानी जो इनक्लेव थे उनका आदान प्रदान किया गया, भूक्षेत्र का आदान प्रदान किया गया। तो इसका संबंध 100वां संविधान संशोधन का लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट भारत व बांग्लादेश के बीच जो हुआ उससे है। 101वां संविधान संशोधन का संबंध जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स से है, जिसे 1 जुलाई 2017 से लागू कर दिया गया। अब आपके मन में आना चाहिए जीएसटी क्या है, तो एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ये एक प्रकार का कंप्रिहेंसिव डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स से अप्रत्यक्ष कर है, तो ये कई बार आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगला 102वां संविधान संशोधन, इसका संबंध ओबीसी आयोग जो पहले से स्थापित था उसे कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया, और इसके लिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 338B को शामिल किया गया, और ये 2018 में एक परिवर्तन किया जाता है। अगला 103वां संविधान संशोधन, और इसके माध्यम से EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% का आरक्षण रिजर्वेशन प्रदान किया जाता है। और लास्ट आज का ये 104वां संविधान संशोधन, जो अब तक का सबसे लेटेस्ट संविधान संशोधन है, 104वां संविधान संशोधन है। इसमें SC ST का जो रिजर्वेशन था अगले 10 सालों के लिए बढ़ा दिया गया, साथ में एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन यानी खत्म कर दिया गया। कैसे? तो ये जो नाम एंग्लो इंडियन, लोकसभा में एक आर्टिकल था अनुच्छेद 331 के माध्यम से राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन, और अनुच्छेद 333 के अंतर्गत जो विधानसभा होता था गवर्नर के द्वारा 1 एंग्लो इंडियन की नामांकन होता था, तो इसको अब खत्म कर दिया गया। तो ये अब तक का सबसे लेटेस्ट संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया अधिनियम है। तो अब तक कितना 104वां संविधान संशोधन हो चुका है, तो आपके पूरा कंप्लीट हो गया। यकीन मानिए इसके बाहर जो भी संविधान संशोधन से क्वेश्चन आना हुआ इसी के अंदर से पूछा जाएगा। इतना आपको तैयार करना है, कोई भी एग्जाम हो आएगा इसी के अंदर से। तो ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं, अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।